जो जेएनके का टेररिस्ट है वो रिलीजियसली ड्रिवन है, जबकि नॉर्थ ईस्ट का जो टेररिस्ट है या इंसर्जेंट है वो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है। तो वो अपनी आइडियोलॉजी को आगे लाना चाहता है, जबकि यहाँ पर ये रिलीजन को आगे लेके आना चाहते हैं। वो फायर जो है वो मेरे को बगल से मेरे कंधे को छूते हुए निकल गया। हल्की सी मेरे को इंजरी जरूर हुई उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, पर अब पता लग गया था कैंप कहाँ है। यदि जम्मू एंड कश्मीर अगर संभला है तो ये श्रीलंका के लेसन्स के कारण ही संभला है, मिलिट्री लीडरशिप के लिए। मिलिट्री लीडरशिप के उस टाइम पर हमारे 4 या 5 डिवीजन जो वहां पर गए, उन लोगों ने जो 2.5-3 साल वहां लड़ाई लड़ी, यही कंपनी कमांडर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स थे ड्यूरिंग कारगिल ऑपरेशंस। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो। इफ यू आर लिसनिंग टू अस ऑन एनी ऑडियो प्लेटफॉर्म, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, एंकर, किसी पे भी, तो गिव अस 5 स्टार रेटिंग, बिकॉज आज का एपिसोड काफी हार्डकोर होगा। टुडे वी हैव विद अस कर्नल चमोला सर। Thank you so much, sir, for accepting my invitation. And Colonel Chamola, sir, is an hardcore veteran, infantry veteran. He was commissioned into 5 Maratha in 1979. Straight away, he went to operations, that is Manipur and Nagaland, जहाँ पे peak पे थी insurgency. He has seen ops in Punjab and Sri Lanka, Operation Pawan, Ladakh, Galwan Valley, जहाँ पे it has been so much in debate from last couple of years. He has served there. Sir has served in Kargil, Dras as a company commander. He was in JNK. He commanded an RR battalion, Rashtriya Rifles, where he was awarded the Sena Medal. So, and these days, currently is paying his, even after retirement, जो उनकी second innings है, तो उसमें भी sir is contributing to the society. Sir is the founder and the director of Colonel Chamola Doon Academy. So the link is in description. Do check that out as well and just see. They prepare cadets, aspirants for RIMC, Navodaya Vidyalaya, and जो senior aspirants हैं for CDS, NDA, and AFCAT with good, great results. And sir, please, sir, it would be grateful if you tell about CCDA to the aspirants who are watching this. सिमरत, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। इट्स अ प्लेजर फॉर मी कि मैं आपके शो में आपसे बातचीत कर रहा हूँ। यू आर डूइंग सच अ गुड जॉब, सच अ फाइन जॉब। एक Thank you, sir. मैसेज Thank you so स्प्रेड much. कर रहे हैं, यूथ को एक नई डायरेक्शन दे रहे हैं, मोटिवेट कर पा रहे हैं। एंड आई एम वेरी श्योर with your assistance I will be able to reach large number of people and tell them and guide them. जी जी। सिमरत, अगर मैं, तुमने पहले ही बता दिया कि 1979 दिसंबर में जब मैं कमीशन हुआ, तो मेरे को सीधा ही जाने का मौका मिला मणिपुर और नागालैंड, जो उस पर्टिकुलर टाइम पे हॉट बेड्स थे इंसर्जेंसी के। और मैं अपनी यूनिट का सबसे नया ऑफिसर था, तो हमको कमांडो प्लाटून या घातक प्लाटून का कमांडर बना दिया गया। और फिर सीधा ही जो है वो एक ऑपरेशन के अंदर लॉन्च कर दिया गया। 3-4 महीने की सर्विस थी। ये अप्रैल मई का महीना था जबकि हमको उसको ऑपरेशन में लॉन्च कर दिया गया। और वो मेरा पहला मौका था जब हमने सामने से आते हुए गोलियां देखी थी। पहला टेररिस्ट को कैसे डील करना है उसको हमने देखा था। उस पर्टिकुलर ऑपरेशन की यदि मैं बात करूं तो वो अभी भी मेरा वो ऑपरेशन जिसने मुझे जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया।
लेकिन सबसे ज्यादा जो मैंने सीखा, मेरे को एक इंडिपेंडेंट पोस्ट दी गई थी उस इलाके में, टेग्नोपाल। और आपको एक छोटी सी कहानी उसके बारे में बताता हूं कि एक दिन एक ऑपरेशन के दौरान हमें पता लगा कि इस इलाके से कुछ लोग ऐसे गुजर रहे हैं, तो हमने एक एम्बुश ले किया था। तो जैसे ही हमने उस एम्बुश को ले किया और ये टेररिस्ट इसमें फंसी, तो हमने एक टेररिस्ट को वहां पर चेयर करते हुए जिंदा पकड़ा। उसको हम लेकर के आए अपने कैंप में, बातचीत की। बहुत देर तक इसने कुछ नहीं बोला, लेकिन थोड़ी इंटरोगेशन के बाद मेरे साथ जो मेरे डॉक्टर थे उस टाइम पर, रवि मल्होत्रा, कैप्टन रवि मल्होत्रा जो डॉक्टर थे, उनने मेरे को बोला, उसने कहा ललित तुम रहने दो, मैं डील करता हूं। तो जब उन्होंने उसे डील किया, तो पता लगा कि ये टेररिस्ट ने उस दिन जो हमको बताया, उसने कहा कि वो खुद एक एमबीए ग्रेजुएट था। और he told us, he said ऑफिसर, जिस सड़क पर आपने आज मेरे को पकड़ा है, दैट इज कॉल्ड नेशनल हाईवे 39 अल्फा। ये वो है जो जापानीज ने डेवलप की थी अपने ऑपरेशंस के लिए इंडिया के अंदर, अलोंग विद आईएनए। और आज तक इस सड़क के अलावा हमारे पास कोई मेन सड़क नहीं है। हमारा इंसर्जेंट बनने का कारण सिर्फ अपने एरिया के नॉन डेवलपमेंट होने का, इस इलाके की फैसिलिटीज ना होने का है। और मैं आज, क्योंकि मेरे को खबर मिली कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, तो मैं उसको देखने जा रहा था, वरना आप लोग मुझे पकड़ नहीं सकते। उस दिन हमने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। मैं और मल्होत्रा अपनी गार्ड के साथ, हमने अपनी आरसीएल जीप निकाली, हम उसको लेकर के उसके गांव पहुंच गए। हमने कहा देखते हैं। जब हम वहां पहुंचे उसके गांव में, डॉक्टर ने उसके बेटे को देखा, ट्रीट किया, और उसको लेकर के हम वापस आ गए। इस तरह से हमने ये सिलसिला 3-4 दिन तक लगातार रखा। नतीजा ये हुआ कि उसका बेटा ट्रीटमेंट के बाद सुधरने लगा, और तब ये हमसे थोड़ा फ्रेंडली हो गया। इसके पास से हमको बहुत वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स मिले, जो हमने अपने बटालियन हेडक्वार्टर और डेव हेडक्वार्टर में पहुंचाए, और जिसके कारण कि एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ, जिस ऑपरेशन के कारण मियांग इम्फाल के अंदर इनकी बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। और उस दिन मेरे लिए लेसन ये था कि आदमी इंसर्जेंट सिर्फ इसलिए नहीं बनता है कि वो टेररिज्म चाहता है, वो मारकाट चाहता है। वो इसलिए भी चाहता है कि इस देश में उनका जो हिस्सा है वो उनको नहीं मिल रहा है। और दैट वाज अ बिग लेसन जो मैंने जिंदगी में अपने साथ डाला, कि जब मेरे को मौका मिलेगा, क्या हम इसको कभी सुधार पाएंगे या कर पाएंगे इस तरह से। वहां से जब हमारी जो जर्नी है, वहां से बाद मैं पंजाब पहुंचा, और 1984 में मेरे Excuse को me, sir. मौका मिला। Sir, हाँ I जी, just wanted to ask something regarding East हाँ only. हाँ हाँ कि ईस्ट में दे से कि जो ईस्ट का टेररिस्ट है जो मणिपुर नागालैंड बेल्ट का है, तो यस। उसमें मोरालिटी नाम की चीज होती है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट है उसमें मोरालिटी कहीं नहीं मिलेगी दूर दूर तक। तो व्हाई इज दिस बीइंग सेड दिस डेज एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यू हैव सर्व्ड बोथ प्लेसेस। देखिए, जो ईस्ट का जो जो आई नॉट से टेररिस्ट, ईस्ट का जो इंसर्जेंट है, उसके इंसर्जेंट। पास एक कॉज है। वो कॉज क्या है? वो चाहता है अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट करना, मेन स्ट्रीम से जुड़ना, वो फैसिलिटीज जो बाकी लोगों को मिलती हैं वो उसको भी मिले, उसके समाज को भी मिले। तो वो लड़ रहा है इस डेमोक्रेटिक कंट्री में अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए, अपने को ऊपर लाने के लिए। वो सेपरेशन के लिए नहीं लड़ रहा है। इसीलिए वो भारत सरकार के खिलाफ लड़ता है, भारत के लोगों के खिलाफ नहीं लड़ता है। जबकि जो टेररिस्ट जेएंडके का है, वो इंसान भारत से अलग होने के लिए लड़ रहा है, और इसलिए वो भारत के लोगों के खिलाफ लड़ रहा है। वो भारत के लोगों को टारगेट करता है। उसका टारगेट भारत की संस्थाएं हैं, उसका टारगेट भारत के लोग हैं, उसके बाद भारत की सुविधाएं हैं। भारत की आर्मी बाय द वे उसके रास्ते में आती है, इसलिए वो
बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में ये है। दूसरा, ये आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है। जो जेएनके का टेररिस्ट है वो रिलीजियसली ड्रिवन है, जबकि नॉर्थ ईस्ट का जो टेररिस्ट है या इंसर्जेंट है वो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है। तो वो अपनी आइडियोलॉजी को आगे लाना चाहता है, जबकि यहाँ पर ये रिलीजन को आगे लेके आना चाहते हैं। वो बेसिक जो डिफरेंस मुझे नजर आया है इन दोनों चीजों में, वो ये है इस तरह से। सर आपने वो कहानी बताई जब हमें कि वो डॉक्टर को लेके आप उनके घर गए उनके बेटे के इलाज के लिए, तो सर हाँ एक हाँ। लक्ष्य मूवी है एस्पिरेंट्स में काफी पॉपुलर है वो। सो उसका एक डायलॉग याद आ रहा है कि ये इंडियन आर्मी हम दुश्मनी में भी शराफत रखते हैं। नहीं, इंडियन, हाँ बिल्कुल, आप कहते हैं कि इंडियन आर्मी, एक्चुअली हम दुश्मनी किसी से रखते ही नहीं है। हाँ हम एक्चुअली। हम किसी से दुश्मनी रखेंगे ही क्यों? हम तो ये हैं कि हम इस देश की संप्रभुता, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी के लिए लड़ते हैं। हमारे लिए पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे देश की इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई इस इंटीग्रिटी के खिलाफ काम करता है तो हम फिर अपनी जान भी लगाने के लिए तैयार हैं उसके लिए। तो यस सर। हमको इस देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी, इस देश के लोगों की पीस, इस दोनों लोगों का डेवलपमेंट हमारे दिमाग में रहता है हमेशा, और उसके लिए हमारी जान बहुत छोटी चीज है। ट्रू सर, वेरी वेल सेड। सर पंजाब ऑप्स के बारे में थोड़ा बताइएगा। यू हैव लेड हाँ मेनी देखिए, ऑपरेशंस देयर। हाँ पंजाब के जो ऑपरेशन हैं, हम डीसीबी पे थे। तो अभी वहां पर ये 1982 की बात है। हमको ना सामने पाकिस्तान की भी डीसीबी थी, लेकिन हमको उनके ना, उनके एक एक डिजाइन का बारे में पता नहीं था कि उनके डीसीबी है कैसी। सो एक मेरे को फिर मौका मिला या एक ऑर्डर मिला कि क्या आप वहां जाकर के उनकी डीसीबी के डिजाइन को ला सकते हैं। ये देखिए, ये A82 का वो जमाना है, जबकि हमारे पास ड्रोन्स की फैसिलिटी, सैटेलाइट इमेजरी की फैसिलिटी वगैरह नहीं थी। ग्राउंड इंटेलिजेंस के ऊपर भी आपको काम करना पड़ता था। तो हमने वॉलंटियर किया, हमने कहा हम जाएंगे। जब जनरल साहब ने, जीओसी हमारे थे, उन्होंने टास्क दिया, तो हम रात को गए। 6 किलोमीटर दूर उनकी डीसीबी थी। हम पूरी रात वहां रहे। वहां पर हमने उनके जो है स्केच और मैप बनाए, और फर्स्ट लाइट से पहले वहां से हम वापस आ गए। और जब मैंने आकर के ब्रीफिंग दी, तो हमने पाया कि जो हम सोच रहे थे वैसा नहीं था। ये बिल्कुल अलग था, उनका डिजाइन अलग था, उनके तरीके अलग थे। और तब हमको समझ में आया कि जो जिस तरीके से हम अब तक सोचते आ रहे थे, इस तरीके से हम अब तक ये सोचते रहे थे कि ऐसे हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, उसको हमको बदली करना पड़ा। वो एक बहुत एडवेंचरस एक्सपीरियंस था कि आप वहां पे रहो, पूरी रात उनके इलाके में रहो, उसको स्टडी करो, और फिर वापस आकर के अपने इलाके के अंदर आ जाओ। और वो भी तब जब आपके सर्विस से 3 साल के करीब थी। बड़ा एडवेंचर था। आज भी मुझे बड़े मजा आता है उस इंसिडेंट को सोच करके, उस रात को उनके इलाके में रह करके। तो ये गए, मैं कभी कभी ये बताता हूँ कि हम बिना वीसा पाकिस्तान गए और वापस भी आ गए। क्रॉस बॉर्डर ऑफिसर, आप दम चाहिए होगा इसके लिए तो पक्का, थोड़ा सा तो मन में आया होगा सर जाने से पहले। हाँ। और सिमरत, ये वो जमाना था जबकि पंजाब वाज ऑन द बॉयल। जो भिंद्रनवाले का मूवमेंट था, पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी थी, जिसके कारण हमको ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा। और हमारे जनरल ब्रार है, उनका उसको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम तो उस टाइम पे बहुत यंग ऑफिसर थे जिनको कि ग्राउंड लेवल पर लड़ने का मौका मिला, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में हिस्सा लेने का मौका मिला। उस के बाद जब हम वापस आ गए, तो ये 4-5 साल 1979 से लेकर के और 1984 तक के ऑलमोस्ट लड़ाई में लगातार रहे, ऑपरेशन में लगातार रहे। तो एक परिपक्वता आ गई, समझ में आ गया। क्योंकि हमको दो चीजों का एक्सपीरियंस मिला कि अपने देश के दो इलाके, पंजाब के अंदर भी डील करना पड़ा इंसर्जेंसी को, नॉर्थ ईस्ट में जो टोटली डिफरेंट था। एक जंगल का एरिया, एक एरिया, एक रिलीजियस, जहां पर हम मत्था टेकने जाते थे, जो हम शब्द कीर्तन सुनने जाते थे, जिसको कि इतने प्यार से इसके माथा अपना लगाते थे उस समय, वहीं पर जाकर के आप अंदर जाकर के राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बड़ी अजीब तरह की फीलिंग्स थी। और उसके बारे में मैंने लिखा भी काफी
कि भाई हमारी एक सोल्जर की फीलिंग क्या होती है। तो ये करने का मौका मिला, और करते करते फिर ये 87 में अचानक ऑर्डर्स मिले कि जी आपको अभी पवन पुत्र बनना है, और पवन लॉन्च हुआ। और 30 जुलाई 1987 को मैं कंपनी कमांडर बन चुका था, 7-8 साल की सर्विस हो गई थी। तो हम सीधे ही श्रीलंका में ऑपरेशंस के लिए जो है वो वहां पे लॉन्च कर दिए गए। तो 19 जुलाई 1987 में वहां पहुंचे। पहले 3-4 महीने तो पता ही नहीं चला कि आए किस लिए, क्या कर रहे हैं, बड़े अजीब थे। उस इलाके के मैप्स भी हमारे पास नहीं थे, लैंग्वेज के बारे में इश्यूज थे बहुत। और जैसी जो जब 9th और 10th अक्टूबर को हमको ऑर्डर्स मिले कि आपको एलटीटी जिसको किसके क्या मध्यस्थ बन के आए थे उनके खिलाफ आपने ऑपरेशंस लॉन्च करने हैं, तो एक बड़ी असमंजस की स्थिति थी हम लोगों के लिए। दो हमने अपने आप को 3-1 महीने ट्रेन कर लिया था, 3-4 महीने, लेकिन जिसके साथ आप बातचीत कर रहे थे उसी अगेंस्ट आपने ऑपरेशन करने शुरू किए। और वो 10 अक्टूबर की रात, 9-10 अक्टूबर की रात, मैं उन पहले कंपनी कमांडर्स में था जिन्हें श्रीलंका के अंदर वो अटैक्स स्टार्ट किए। और मेरा जो पहला अटैक था, जो श्रीलंका में मैंने अटैक डाला था, वो एक घने जंगल में बबूनिया का जो एरिया था, बबूनिया मनार का जो एरिया था, एक घना जंगल था, पड़ापा कंडान उस इलाके का एरिया था। वहां पर मेरे को बोला गया कि आपने वहां पे अटैक डालना है। वो इलाका मैंने बिल्कुल देखा नहीं था। एलटीटी का कैंप इस घने जंगल में कहां पर है ये पता नहीं था, कितनी नफरी है ये पता नहीं था। ये बोला गया कि आपको जाकर के वहां पर अटैक करना है। तो हमने जो भी अपनी समझ थी, जो ट्रेनिंग की थी, जो इंफॉर्मेशन 3-4 महीने में इकट्ठे की थी, तो मैं अपनी कंपनी के साथ अप्रोक्सीमेटली 3 प्लेटून हमारे जो है वो 100 आदमियों के साथ साथ में वहां चला। और जाने के बाद जब हम रात को 2-3 बजे के करीब, तो बड़ी तगड़ी बारिश शुरू हो गई। तो एक तो लोग इलाके का पता नहीं, ऊपर से बारिश और शुरू हो गई। तो 20 किलोमीटर का था, इसमें 15 किलोमीटर मैंने जो है वो गाड़ियों से कवर किए, और 5 किलोमीटर हमने जो है वो पैदल जंगल के अंदर है। जंगल के एज पे पहुंचने के बाद अब दुविधा ये थी कि कैंप ढूंढो तो कहां ढूंढो, और अगर डे लाइट हो जाती तो उनको एडवांटेज है। तो डे लाइट से पहले पहले उनको ढूंढना था। और अचानक पता नहीं कहां से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने अपने जवानों को बोला, ये वो समय है जब कैंप के लोग अर्ली मॉर्निंग के लिए अपना जो मॉर्निंग ड्रिल होती है, अपने शौच के लिए बाहर निकलेंगे। जब वो शौच के लिए बाहर निकलेंगे, ओपन में करेंगे, तो बदबू जरूर आएगी, और अगर बदबू आएगी तो बदबू सूंघना शुरू करो। लोगों ने बोला सर ये क्या है, मैंने कहा नहीं, सूंघना शुरू करो। नतीजा था कुछ देर के बाद लोगों ने कहा इस डायरेक्शन से बदबू आ रही है, तो हम उस डायरेक्शन में चल दिए। जी जी। जब उस डायरेक्शन में हम पहुंचे तो चले होंगे कोई आधा 1 घंटा। ये 5:30 पौने 6 का टाइम था, हल्की सी जो है वो लाइट आनी शुरू हो गई थी। उसी टाइम पर हमने जो है उनके एलटीटी के एक गेट पर देखा, और जैसे छड़बड़ाहट थी तो सेंट्री को मैंने देखा। उस सेंट्री ने वहां से फायर किया। जैसे ही उसने फायर किया, वो फायर जो है वो मेरे को बगल से मेरे कंधे को छूते हुए निकल गया। हल्की सी मेरे को इंजरी जरूर हुई उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, पर अब पता लग गया था कैंप कहाँ है। और उसके बाद जो 1.5 से 2.5 घंटे तक लगातार फायरिंग चलती रही, हम आगे बढ़ते रहे, करते करते करते, तो 8:30 बजे के करीब करीब फायरिंग पूरी शांत हुई। फिर हमने उसको कैंप को पूरा सर्च किया। तो तुम्हें बताऊं, मुझे आश्चर्य हुआ, वहां पे हमको 4 गाड़ियां फुल राशन और एमनेशन के साथ मिली। पूरा बहुत बड़ा कैंप जिसमें कि 20 से 25 आदमी रह रहे थे, जिसमें कि 4 की लाशें वहां पर गिरी पड़ी थी, जिसको हमने वहां पर किया। बाकी ऑब्वियसली जंगल के वो राजा थे, जंगल के बारे में ज्यादा जानते थे, वहां से भाग गए थे। और सर्च करते 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 हमको
दिन के ऑलमोस्ट 1 बज गए। 1 बजे हमने अपने ऑपरेशन कॉल ऑफ किया, तो हमने बाकी अपने कमांडिंग ऑफिसर को खबर दी कि आइए, और फिर हम वहां से निकले। जब मेरे सीओ वहां पे आए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आज डेट क्या है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से जब से वो मिला तो मुझे डेट क्या है, कहते हैं आज 10 अक्टूबर है। आई सेड सर आज मेरी डॉटर का फर्स्ट बर्थडे है। तो मुझे वो दिन इतनी अच्छी तरह याद है कि मेरी डॉटर का बर्थडे था, लेकिन मैं श्रीलंका में अपने कंपनी कमांडर के तौर पे एक फुल फ्लैश अटैक को अंजाम दे रहा था। और खुशी इस बात की है कि मेरी जवानों की कोई भी इंजरी नहीं हुई। Yes, that is what is important हमारा actually. एक भी जवान जो है इंजर्ड नहीं था। और आज भी जब हमारे जवान उस चीज को बात करते हैं तो कहते हैं कि सर हमने श्रीलंका में कई अटैक किए, लेकिन हम सब के सबको आप समुद्र के पार अच्छी तरह से वापस ला पाए। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी खुशी देती है, एक बहुत बड़ी वो है। और एज अ कंपनी कमांडर, एज अ ऑफिसर जो जिसको उनकी जिम्मेवारी सौंपी गई है उनकी जान की, बिकॉज देखिए जब एक आदमी मरता है तो वो अकेला नहीं मरता, उसका परिवार के साथ बहुत सफर करता है। Yes, sir. और हम जो फौजी जो हमारे लड़के जो गांव से आए होते हैं, शहीद का दर्जा लाना आसान है, लेकिन उस परिवार के साथ जो दिक्कतें होती हैं, तो मेरा मकसद ये था कि जितने लोगों को हम सही सलामत ला सकें। लड़ाई है, कैजुअलिटीज होंगी, लेकिन यही मेरी बहुत बड़ी थी कि ठीक है हमने कितने टेररिस्ट मारे, कितने मिलिटेंट मारे, लेकिन मैं अपने हर जवान को बिना खरोंच लिए हुए वापस यहाँ पे ला सका। वो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट, सक्सेस बोलेंगे। Great, sir. Great. I think these kind of stories and the realities which you have lived and what the entire generation of yours has lived. So this is very important for our audience to know कि भाई एक पवन भी हुआ था, and not much of awareness is there about Pavan. Few things which I have read, sir, that initially it was asked to one of the commanders ki how much time will it take to win and capture. So he said couple of days or 2 weeks and some kind of a ridiculous amount. But uh, also after Operation Pavan happened, so people started saying ki it was India's Vietnam. So, what do you think about that statement? Ki was it true, and why did the Indian Army, failed? Kind of like they didn't meet all of their objectives, and what was the thing? What was the on ground reality? क्या थी basically? मैं ये पूछने पूछ रहा हूँ. ओके, सिमरत, जो ऑपरेशन पवन है, देखिए 1987 में जब आर्मी को वहां जाने के लिए बोला गया, तो बेसिकली ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था। Yes, इट वाज नॉट अ मिलिट्री डिसीजन। देखिए राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच, जयवर्धने वाज अ वेरी विली स्टेट्समैन। उसने अपने देश की प्रॉब्लम आपकी झोली में डाल दी और आप उसमें फंस गए पॉलिटिकली। तो क्योंकि श्रीलंका के अंदर नॉर्थ एंड ईस्ट जयवर्धन के काबू में नहीं आ रहे थे, बिकॉज एलटीटी ने उन लोगों के नाक में दम करके रखा हुआ था। तो हम बेसिकली, और इसमें कोई शक नहीं है कि एलटीटी को ट्रेन हमने किया था। yes, उसको फाइनेंशियल फंडिंग या उसकी पॉलिटिकल सपोर्ट, उसका डिप्लोमेटिक सपोर्ट सारे हम दे रहे थे। yes, sir. अब जब ये हुआ तो हम वहां पर एक्चुअली गए थे पीस कीपिंग के लिए, कॉल्ड इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। पीस कीपिंग का मकसद होता है कि आप दोनों वॉरिंग फैक्शंस के बीच में आओ, एक को लड़ने दो। लेकिन हमारी कुछ गलतियों के कारण, हमारी भी पॉलिटिकल गलतियों के कारण, इट बिकेम पीस एनफोर्समेंट। yes, sir. अब पीस एनफोर्समेंट जब श्रीलंका को अलग कर दिया गया और जब एलटीटी को हम पे विश्वास नहीं रहा, तो हमको अचानक ऑर्डर मिले कि आप एलटीटी को डिसआर्म करो। तो देखिए जो पॉलिटिकल डिसीजन था, यदि देखिए जैसे कि 1971 में द पॉलिटिकल क्लास एंड मिलिट्री क्लास वर ऑन द सेम पेज, लेकिन 1987 के अंदर द पॉलिटिकल क्लास एंड द मिलिट्री लीडरशिप
was not on the same page. जब आपको वहां पे भेजा गया, अगर आपको बोला गया कि आपने वहां जाना है तो पीस कीपिंग के लिए जाना है, लड़ने के लिए नहीं जाना है। जब एक सोल्जर लड़ने के लिए जाता है तो उसको आपको पूरा का पूरा सामान, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिकल सपोर्ट और क्लियर एम देना पड़ता है। ना तो आपके पास लॉजिस्टिकल सपोर्ट था, ना आपके पास पूरा सामान था, आपके हाथ पीछे बांधे गए थे, क्योंकि आर्मी जब लड़ रही है तो आप पूरी तरह लड़ेंगे, क्योंकि आप एक फॉरेन लैंड में लड़ रहे हैं, लॉज अलग है, टेरेन का आपको पता नहीं है। पर हमारे जहां पे सोल्जर थे कि हमारी वहां पे जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो 1400 के करीब करीब हम लोगों ने जो है वहां पर हमारे मार्टेस हुए हैं। इतने हमारे किसी भी लड़ाई में नहीं हुए हैं। कारगिल की लड़ाई जो हमने लड़ी उसमें नहीं हुए हैं। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक परमवीर चक्र दिए, कई महावीर Yes. चक्र वहां पर दिए हैं। हम लोग वहां से जो है अपना 3 साल, ऑलमोस्ट 3 साल रह करके ये लड़ करके वहां पर आए हैं, 2 साल 8-9 महीने के करीब। तो मिलिट्रीली इट वाज अ वेरी लर्नेबल ऑपरेशन। और मैं ये बोलूंगा कि उस ऑपरेशन से जो, जब हम कंपनी कमांडर्स के तौर पे यदि जम्मू एंड कश्मीर अगर संभला है तो ये श्रीलंका के लेसन्स के कारण ही संभला है, मिलिट्री लीडरशिप के लिए। जो मिलिट्री लीडरशिप के उस टाइम पर हमारे 4 या 5 डिवीजन जो वहां पर गए, उन लोगों ने जो 2.5-3 साल वहां लड़ाई लड़ी, यही कंपनी कमांडर्स कमांडिंग ऑफिसर्स थे ड्यूरिंग कारगिल ऑपरेशंस, या पंजाब की या श्रीलंका की श्रीलंका अपना जम्मू एंड कश्मीर के एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए। और ये इनकी जो वहां से सीखा हुआ परिपक्वता थी उनको काम आई। पर ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि अगर कोई ये कहे कि इट इज द वियतनाम ऑफ इंडिया। वियतनाम जो उनका था, इट वाज आल्सो मिलिट्री फेलियर, Yes. बट आईपीकेएफ वाज नॉट अ मिलिट्री फेलियर, बिकॉज आप वहां से जब निकल करके आए हो, आप इज्जत से वापस आए हो, बिना लॉस ऑफ फेस वापस आए हो। हमारी मार्टेस जरूर वहां पर हुए हैं, लेकिन आपकी कोई मिलिट्री डिफीट वहां पर नहीं हुई है जैसे कि अमेरिकन आर्मी की वहां यहाँ पर हुई थी। Yes, sir. तो इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। यदि यही पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप एक ही पेज पे होती, एक ही एम होता, तो शायद इट वुड हैव गॉन डाउन एज वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशंस। बट देयर वाज अ बिग पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक फेलियर, जो मिलिट्री के मत्थे जो है मरने की कोशिश की गई। True, sir. I think it's a great thing because these days what happened कि हमारे forces चाहे जितना भी अच्छा कर ले, finger pointing and keyboard warriors are too much. And people who have not even, कभी वर्दी पहनी नहीं, कभी राइफल उठाई नहीं, they like write so much. जब सब PUBG से खेल खेल के they are giving their opinions. So I think this would set the record straight. Thank you so much, sir. Sir, moving forward now, staff college finally आपकी एक अच्छी पोस्टिंग मेरे को लग रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स मिला होगा विलिंगटन में। तो विलिंगटन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, आई हैव बीन देयर थ्राइस। सो इसके तो जनरली वहां पे पढ़ाई ही होगी, बट when did you take out the time to study for the paper, sir? मुझे ये जानना है उससे। मैं इतना टफ सिमरत पेपर वही है, बोल रहा आपने हूँ तैयारी कि कब की? एक डिटर्मिनेशन था, एक इरादा था। बिकॉज मैं तुम्हें बताऊं, श्रीलंका में एक ऑपरेशन के दौरान मैंने अपने सबसे बेहतरीन दोस्त और मेरे अपने आई वुड से द पर्सन हु वाज क्लोजेस्ट टू मी इन माय लाइफ, वो मेरे दोस्त भी थे, मेरे साथी भी थे, और साथ में वो मेरे बहनोई थे। ग्रेट ऑफिसर कैप्टन मुरलीधरन, he was martyred in an operation in श्रीलंका। आपके इतने क्लोज एक इंसान यदि चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आपने डेथ तो इतनी क्लोज देखी है, लेकिन डेथ आपने उस क्लोज को अपने फैमिली के अंदर भी देखा है। तो जब मैं इसकी एशेस को लेकर के इंडिया आया हूं और उसको मैंने अपनी फैमिली वालों को सौंपा है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या फीलिंग रही होगी उस टाइम पर। Yes. उसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, क्योंकि मैंने सारा दिन था, मैंने सोचा कि मेरे को अभी पढ़ाई करनी चाहिए साथ ही साथ। तो ऑपरेशन के साथ साथ मैं पढ़ाई करता था।
मैंने श्रीलंका में ही रहते रहते अपना स्टाफ कॉलेज का इम्तिहान दिया, और जब श्रीलंका से हम अल्टीमेटली 9 दिसंबर 1989 में वापस आए, तो तब तक मैं स्टाफ कॉलेज का इम्तिहान पास कर चुका था। फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी पोजीशन में, कॉम्पिटिटिव वैकेंसी बोलते हैं, उसमें अच्छा। मैं पास हुआ था। और उसके बाद फिर हम वेलिंगटन चले गए कोर्स करने के लिए। फिर हमने Okay. वेलिंगटन कोर्स किया, और नतीजा यह रहा कि फिर मैंने एक अपने आप से वायदा किया था कि ये जो विडो हैं, इनको मैंने रीसेटल करना है, इनकी दोबारा शादी करनी है। और हमने उनकी दोबारा शादी की। स्टाफ कॉलेज से वापस आने के बाद 1991 में उसकी हमने दोबारा शादी की। वो बहुत अच्छी है, सेटल्ड है, अभी बहुत खुश है। So वो sweet, sir. So sweet. I think वो these. वो था। और यही लेसन फिर मैं आगे लेके चला अपनी लाइफ में, कि चैलेंजेस आएंगे, इन चैलेंजेस को आपने कैसे नेगोशिएट करना है, यही आपका मादा और यही आपकी लीडरशिप है। और चैलेंज आते रहे, चैलेंज को हम मीट करते रहे। और यही चीज मैंने जब कमांड कर रहा था अपने बटालियन को ऑपरेशंस के अंदर, वो कर पाया, क्योंकि मैं फॉर्चुनेट था कि मेरे को थ्रू आउट 3 साल की कमांड में सिर्फ ऑपरेशन करने का ही मौका मिला, और लगातार करते रहे। जी। और बहुत फैमिलीज को रिसेटल भी किया, और बहुत अवार्ड भी मिले, रिकॉग्निशन भी मिली बटालियन को, क्योंकि ये लेसन जो है वो जो हमने मणिपुर से सीखे थे, नागालैंड से सीखे थे, पंजाब से सीखे थे, और श्रीलंका से सीखे थे, वो मेरे को यहाँ पर काम आए। Great, sir. Sir, apart from, the your operational experience, I think youth will also learn about empathy and about emotional dependence. जो आप मतलब you are there for everyone. Similarly, what I have heard from my team is कि at your academy, at Colonel Chamola Doon Academy also, आप काफी लोअर बैकग्राउंड के बच्चों को जो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, you are helping them also. Can we discuss that a bit? What is all that about? ओके सिमरत, 2015 नवंबर दिसंबर में जब मैं रिटायर हुआ, तो फिर मेरा और मेरी वाइफ ने सोचा कि व्हाट कैन वी डू नाउ। तो ऐसे ये वो स्टेज है जिंदगी की जिसको हम ये बोलेंगे, आप सेकंड इनिंग बोलिए, ये थर्ड स्टेज जो जिंदगी की बोलता हूं। नाउ आई हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी। मैं समाज को वापस क्या दे सकता हूं। और मैंने ये सोचा कि समाज को वापस देने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उनको स्वावलंबी बनाओ, उनको एजुकेट करो, उनको रास्ता दिखाओ, उनको गाइड करो, ताकि ये लोग जिंदगी के अंदर कुछ कर सकें। और जब एक इंसान अच्छा करता है तो उसका पूरा परिवार बन जाता है। मैं जानता था कि हर कोई आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर या पुलिस फोर्स में ऑफिसर नहीं बन पाएगा, लेकिन हर आदमी यदि जिम्मेदार सिटीजन बन जाता है, एक रिस्पॉन्सिबल सन बन जाता है, एक रिस्पॉन्सिबल रिलेटिव बन जाता है, तो वो कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा। और यही मेरा मकसद था। उसके बाद क्योंकि मेरे फैमिली में मेरी अपनी बेटी एक आर्मी ऑफिसर है, मेरा बेटा अच्छा वेल सेटल्ड लॉयर है, तो दोनों सेटल हो चुके थे। तो मैंने कहा अब हम दोनों ने ये किया, और इसलिए मैंने कर्नल चमोला दून एकेडमी स्टैब्लिश की। यहां पर मेरा बेसिक एम था कि हम गरीब तबके को अच्छी एजुकेशन, अच्छी गाइडेंस दे सकें। तो इसलिए मैंने ये किया कि 50% ऑफ मेरा बैच जो है वो होगा जिसके से मैं फीस नहीं लूंगा या बहुत कम फीस लूंगा। तो जो भी बच्चे जिनके माँ बाप 30,000 रुपए से कम महीना कमाते हैं, मैं उनसे फीस नहीं लेता। और ऐसे भी बच्चे हैं जिनको कि हमने बिल्कुल गरीब परिवारों से उठाया है, ट्रेन किया है, आज वो एनडीए में है या किसी न किसी एकेडमी के अंदर है, उनमें से एक दो तो ऑलरेडी ऑफिसर ही बन चुके हैं। Oh, तो so great. यही है, और इससे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं समाज के लिए। Great, sir. Great. Guys, if you want to, check out Sir's Academy, the link is in description. So आप वहाँ से you can reach out to the academy. बाकी it's in Dehradun, so you can go there physically as well. Thank you so much, sir,
for coming on our platform. This is the part 1 of our conversation with Colonel Chamola ji, and second part will be about his experience in Galwan Valley, about Rashtra Rifles, because I know youth में पढ़ने तो तुमने है नहीं ज्यादा, सब इंटरनेट पे रहना है, पैरा राष्ट्रीय राइफल्स वगैरह देखना है, so वो भी देंगे तुम्हें कंटेंट, and don't worry. And thank you so much, sir, for coming on our platform. And it was a privilege यहाँ तक सुनने के लिए. I'm looking forward to what is there in the next video. So guys, It was, listening to this, thank you so much. It was such a pleasure talking to you. You're such a pleasant face, beautiful the way you conducted. Thank you so much, and we will Thank you so continue much. this further. Thank you. Thank you so much, sir. Jai Hind. Guys, part 2 भी देखना जरूर, ठीक है, and it will be worth it. ये मजा आया तुम्हें, मुझे पता है, ठीक है. And if you're listening to this on any audio platform, तो 5-star rating देना, so that others can also hear it, and like, share, subscribe तो करना ही इस वीडियो को. So all the best, and part 2 देखना.